Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद परवेशर में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस के टॉपिक पर। सेंटेंस का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। सेंटेंस के अभाव में हम टेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि टेंसेस के अंडर में सेंटेंसेस ही बनते हैं स्टूडेंट्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि टेंस का कोई एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होता है, कोई एग्जैक्ट एक एग्जिस्टेंस नहीं होता है जैसे कि हम बाकी शब्द की यानी कि क्लास ऑफ ग्रामर को पहचानते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में हम ये बता सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस में प्रयोग किया गया टेंस जो होता है उसको हम ये नहीं बता सकते कि ये शब्द एक टेंस है, राइट? क्योंकि टेंस का कोई एग्जैक्ट एक टेंस के नाम से कोई शब्द नहीं होता है, राइट? टेंस को इंडिकेट करने के लिए, टेंस को शो करने के लिए, सेंटेंस के अंदर टाइम समय की सेंस को बनाने के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब ही टेंस होता है स्टूडेंट्स, राइट? यानी कि किसी भी सेंटेंस में ये लिखा नहीं होता है कि ये शब्द जो है एज ए टेंस यूज़ किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं होता। एज ए वर्ब, वर्ब जो एक क्लास ऑफ ग्रामर है वही टेंस होता है स्टूडेंट्स। और टेंस को लिखने के लिए समय यानी कि जो टाइम है उसको किसी सेंटेंस में प्रयोग करने के लिए हमें सेंटेंस की ज़रूरत होती है। सेंटेंस के बिना टेंस का कोई वैल्यू नहीं होता है, राइट? तो सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में यही क्लिक होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। स्टूडेंट्स, किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट एक ही होता है, यानी कि वर्णमाला एक ही होती है। उस भाषा में जो अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं क्योंकि इंग्लिश पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, यानी कि 26 लेटर्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें जो अक्षर होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो 26 होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसका आंसर यही देते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन जबकि अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है हर भाषा में, वर्णमाला एक ही होती है, लेटर्स 26 होते हैं इंग्लिश में, राइट? उसके बाद स्टूडेंट्स एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी रहेगी कि अगर हम बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई इंग्लिश लैंग्वेज की है स्टूडेंट्स लेटर। उसके बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ बनता है। यानी कि लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन से पैराग्राफ बनते हैं, राइट? उसी प्रकार से हर भाषा में यही होता है। हर भाषा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो उसका वर्ण होता है। और स्टूडेंट्स बात करते हैं सेंटेंस की कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, अगर बुक से हम किसी परिभाषा और किसी डेफिनेशन को लर्न करते हैं तो वो एक रोट मेमोराइजेशन करना है, एक क्रैमिंग पावर को बढ़ाना है। और बुक से पढ़ी गई परिभाषा लंबे समय तक माइंड के अंदर रिटेन नहीं रह सकती क्योंकि उसका एक लाइफ होता है, उसका एक लिमिटेशन होती है। क्योंकि किसी चीज़ को हम यदि रटते हैं तो वो चीज़ लंबे समय तक नहीं रह सकती और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उस चीज़ को प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप सेंटेंस की डेफिनेशन को थ्योरेटिकल समझते हो, यानी कि थ्योरेटिकल जैसे लिखी हुई वैसे वैसे उसको आप पढ़ते हो, तो वो आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन, किसी भी कॉन्सेप्ट की कोई भी डेफिनेशन क्यों ना हो, उसको थ्योरेटिकली की जगह आप प्रैक्टिकली उसको अडॉप्ट कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए उस चीज़ के ऊपर, उसको समझिए, यानी कि उसके यूजेस के अकॉर्डिंग, उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग जो उसकी क्लैरिटी बनती है, जो उसकी डेफिनेशन बनती है, वही आपको समझनी चाहिए, ना कि लिखी हुई चीज़। ये देखिएगा, हर किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन होता है हर चीज़ को लेकर। तो वो जो परिभाषाएं होती हैं वो किसी एक व्यक्ति के अपने पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन के बेस पर होती है। हालांकि जो डेफिनेशन है वो एक ही होती है, उसमें वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट प्रयोग किए होते हैं, राइट? वो अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से होता है। तो आप जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपको उसकी इंपॉर्टेंस लगती है, जो यूजेस लगते हैं, तो उसको प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल जब उस चीज़ को आप करते हो तो उस चीज़ को प्रैक्टिकली अडॉप्ट कीजिए आप कि इस चीज़ का ये इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ पर प्रयोग होती है, तो उसके प्रयोग के हिसाब से, प्रयोग के अनुसार उसकी परिभाषा आपको याद रखनी चाहिए। तो सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, उस पर बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस की परिभाषा अगर मैं बात करूँ तो परिभाषा स्टूडेंट्स की अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगी, यानी कि बात तो एक ही क्लियर होगी लेकिन वर्ड्स अलग अलग यूज़ किए जाएंगे। कोई परिभाषा जो है काफ़ी लेंदी होती है, किसी परिभाषा को 4 या 5 शब्दों में समेटा जाता है, तो अलग अलग प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। सेंटेंस का हिंदी स्टूडेंट्स वाक्य होता है। तो वाक्य वो एक सीरीज ऑफ वर्ड्स होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है या फिर सिंगल वर्ड होता है जिसमें कहने का भाव स्पष्ट हो जाए, यानी कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात का भाव लिसनर के लिए स्पष्ट होना चाहिए और जो लिसनर ने जो बात सुनी है उसका जो रिप्लाई किया है, चाहे उस रिप्लाई को उसने एक शब्द में किया हो या फिर पूरे वाक्य में रिप्लाई किया हो, कहने का मतलब ये है कि किसी भी बात को हम लिखकर या बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेजेस को, अपने थॉट्स को हम लिखकर या बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो चाहे लिख कर एक्सप्रेस करें, चाहे बोल कर एक्सप्रेस करें स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहने का भाव स्पष्ट होना चाहिए। जब कहने का भाव स्पष्ट हो जाता है तो वही सेंटेंस बनता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी ने मुझसे कहा कि क्या आप मेरे साथ कॉलेज चलोगे, तो उसने एक सेंटेंस बोला, उसके कहने का भाव स्पष्ट हो गया, तो एक वाक्य सेंटेंस है। तो उसके रिप्लाई में मैंने दिया कि नहीं। तो नहीं एक सिंगल शब्द है स्टूडेंट्स, और ये सिंगल शब्द पूरा भाव स्पष्ट करता है। यानी कि मैंने कहा नहीं, तो नहीं कहने के बाद सामने वाले को ये स्पष्ट हो गया, समझ आ गया कि इसका कहने का मतलब क्या है, उसको समझ आ गया, राइट। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि एक शब्द भी सेंटेंस का काम करता है। शर्त यह है कि उससे कहने का भाव स्पष्ट होना चाहिए, राइट। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो अब ये प्रैक्टिकली डेफिनेशन बन रही है, यानी कि एक शब्द या शब्दों का समूह जिससे कहने का भाव स्पष्ट हो, जिसका पूरा मीनिंग बनता हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन आपके लिए। ए सेंटेंस इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which conveys complete meaning और सेंस। तो स्टूडेंट्स ये है डेफिनेशन। अब देखिए ये एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, जैसा हमने कहा उसी के अनुसार हमने डेफिनेशन लिखी है, ना कोई बुक से रटी डेफिनेशन हमने यूज़ किया। कोई भी सेंटेंस एक सिंगल शब्द हो सकता है, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या शब्दों का समूह हो सकता है। विच कन्वेज यानी कि जो कन्वे करता है, कंप्लीट मीनिंग और सेंस यानी कि कहने का भाव जो स्पष्ट करता है, चाहे एक शब्द हो चाहे फिर स्टूडेंट शब्दों का समूह हो। शर्त यह है कि वो पूरा भाव स्पष्ट करता हो, कंप्लीट सेंस, पूरा मीनिंग स्पष्ट करता हो, राइट। तो उसको हम सेंटेंस बोल देते हैं। अब सेंटेंस जो है आप सभी जानते हो इसका इंपॉर्टेंस लैंग्वेज के लिए कितना है। यदि हम लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उससे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो पैराग्राफ बनते हैं, यानी कि लिटरेचर बन जाता है, एक टेक्स्ट बुक क्रिएट होती है जिसको हम पब्लिश करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि बेसिक आप ये मान सकते हो कि बेस है किसी भी भाषा का, सेंटेंस वाक्य बेस होता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये टाइप्स कितनी होती है सेंटेंस की। सेंटेंस के जो टाइप्स होती है स्टूडेंट्स, वो अलग अलग पार्ट पर हम इसको डिवाइड कर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के टू पार्ट्स यानी कि टू जो टाइप्स होती है सेंटेंस की, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप होता है सेंटेंस स्टूडेंट्स, वो होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव सेंटेंस। सेकंड होता है स्टूडेंट्स नॉन प्रोग्रेसिव। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है स्टूडेंट्स, सेंटेंस की टू टाइप्स होते हैं, प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम अलग अलग पार्ट्स को लेकर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, अगर फर्स्ट वे से हम इसको समझ रहे हैं, फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो सेंटेंस के टू टाइप्स होते हैं, प्रोग्रेसिव प्लस नॉन प्रोग्रेसिव, ऑलराइट। अब देखिए प्रोग्रेसिव क्या होता है, यानी कि प्रोग्रेसिव वो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो कि विथ मेन वर्ब, विथ एक्शन, विथ एक्टिविटी, यानी कि जिन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रोग्रेसिव सेंटेंस होते हैं। जिनके अंदर आप ये मान सकते हो कि मेन वर्ब की बात हो रही है स्टूडेंट्स। मेन वर्ब कौन सी होती है? जो डू ग्रुप ऑफ वर्ब होती है, यानी कि जो एक्शन वर्ब होती है। एक्शन वर्ब टू टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स, एक हैपनिंग होती है, एक डूइंग होती है। एक अलग से टॉपिक बनेगा वर्ब का, वहाँ डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या, प्रोग्रेसिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो विद मेन वर्ब, विद एक्शन, विद एक्टिविटी, यानी कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इसमें होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसेस के स्टूडेंट्स फोर पार्ट्स होते हैं। ये सभी चीज़ें आप जानते हो, क्योंकि टेंस का टॉपिक बहुत ही बेसिक एक फाउंडेशन है ग्रामर की, और मोस्टली स्टूडेंट्स को आता है। तो कोई डाउट्स होता है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस के फोर पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट टेंस के भी फोर पार्ट्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर टेंस के भी फोर पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। टोटल होते हैं स्टूडेंट्स 12 पार्ट्स। तो इन तीनों टेंसेज के जो फोर पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इन सभी टेंसेज के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं,
वो सभी के सभी प्रोग्रेसिव होते हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। यानी कि प्रेजेंट के अंडर में जो 4 टेंसेज आते हैं उन सभी के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो सभी के सभी प्रोग्रेसिव होते हैं। पास्ट टेंस के अंदर जो 4 टेंसेज आते हैं उन सभी के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में जो 4 टेंसेज आते हैं उन 4 टेंसेज के जो सभी के सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव सेंटेंसेज कहलाते हैं। राइट, अब बात करते हैं नॉन प्रोग्रेसिव की। नॉन प्रोग्रेसिव कौन होते हैं स्टूडेंट्स, किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं ये, जहां विदाउट मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब नहीं होती तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी। विदाउट एक्शन, विदाउट एक्टिविटी, कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें सब्जेक्ट तो होता है लेकिन मेन वर्ब नहीं होती स्टूडेंट्स। जब मेन वर्ब नहीं है तो वहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑलराइट, तो जहाँ पर विदाउट मेन वर्ब, विदाउट एक्शन, विदाउट एक्टिविटी कोई सेंटेंस बनता है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है, उसको हम नॉन प्रोग्रेसिव बोलते हैं। राइट, ये भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंडर में काम करते हैं। यानी कि टेंसेस के अंडर में ही सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस के बिना टेंसेस का कोई वैल्यू नहीं है। टेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, बनाने के लिए सेंटेंस चाहिए होते हैं। तो अब इसमें देखिएगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो तीनों टेंसेस हैं, इन तीनों टेंसेस के जो इंडेफिनेट टेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, इंडेफिनेट टेंसेस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। अब यहाँ जो हमने बात की और यहाँ जो बात करें उसमें डिफरेंस होता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि जो प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, मैंने कहा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी टेंसेस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं। यहाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो टेंस है स्टूडेंट्स, उसका जो इंडेफिनेट पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट है। अब इंडेफिनेट के अंडर में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, राइट, पास्ट के अंडर में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, फ्यूचर के अंडर में जो इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो वो जो होते हैं वो कंप्लीटली आपके नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। राइट, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट, कंबाइंड सेंटेंस, वो सभी के सभी क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव। पास्ट जो टेंस है उसका पास्ट इंडेफिनेट जो है, इंडेफिनेट के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, कंबाइंड होता है। उसके बाद फ्यूचर, फ्यूचर के अंडर में सिर्फ इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, कंबाइंड सेंटेंस होता है, वो सभी के सभी क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम नॉन प्रोग्रेसिव नहीं बोल सकते, प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं बोल सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को नहीं बोल सकते, पास्ट कॉन्टिन्यूस को नहीं बोल सकते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को नहीं बोल सकते, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को नहीं बोल सकते। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट का पूरा टेंस, पास्ट इंडेफिनेट का पूरा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट का पूरा टेंस नॉन प्रोग्रेसिव होता है। लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनेट अफर्मेटिव, पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव। उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनेट अफर्मेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूस अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा काफ़ी स्पीडली आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव, उसके बाद मैंने लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, फिर मैंने लिखा he has played cricket या फिर he has been playing cricket for 2 hours। तो स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये सभी के सभी प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो ये सभी प्रोग्रेसिव है, राइट। उसी प्रकार से पास्ट का होगा, उसी प्रकार से फ्यूचर का होगा। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस का अफर्मेटिव होगा, फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव होगा, वैसे ही पास्ट का होगा। तो ये सभी के सभी क्या है, प्रोग्रेसिव होते हैं।
अब नॉन प्रोग्रेसिव की बात करें तो देखिएगा, यदि हमने यहाँ लिखा ही इज गुड, अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज नॉट गुड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज ही गुड, या फिर ऐसे इज ही नॉट गुड। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सभी सेंटेंसेस है वो हम यूज़ कर सकते हैं नॉन प्रोग्रेसिव के अंदर, लेकिन इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ नहीं हो सकता, ना प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो सकता, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ हो सकता। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर में जितने भी सेंटेंसेस आते हैं, ये अफर्मेटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया, ये हमारा कंबाइंड हो गया, यानी कि यह साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसी प्रकार से इसका हम पास्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि ही वॉज गुड, ही वॉज नॉट गुड, वॉज ही गुड, इंटेरोगेटिव, वॉज ही नॉट गुड। तो देखिएगा ये हमारा सिंपल है, ये नेगेटिव हुआ, ये इंटेरोगेटिव हुआ, ये कंबाइंड हुआ। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंडर में जितने भी सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कंबाइंड, तो ये सभी के सभी क्या हमारे नॉन प्रोग्रेसिव हैं। इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता, ना पास्ट परफेक्ट आ सकता, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ सकता, राइट। अब देखिए फ्यूचर की बात करते हैं। मैंने कहा कि ही विल बी गुड, वह अच्छा होगा, ये अफर्मेटिव सिंपल है। ही विल नॉट बी गुड, या फिर विल ही बी गुड, या फिर विल ही नॉट बी गुड। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये नेगेटिव हुआ, ये इंटेरोगेटिव हुआ, ये कंबाइंड हो गया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नॉन प्रोग्रेसिव जो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो पहला टेंस होता है इंडेफिनिट, उसके सभी सेंटेंसेस होते हैं। इसमें हम कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ नहीं कर सकते, ओके। ये अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है और कंबाइंड हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रोग्रेसिव की अगर बात की जाए तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव। वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूस का अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव हो सकता है, ओके। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिव प्लस नॉन प्रोग्रेसिव। अब सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डिफरेंस होता है। देखिएगा मैंने कहा था यहाँ पर आपको कि इसमें विदाउट मेन वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है, विदाउट एक्शन, विदाउट एक्टिविटी। अब इसमें आप देखिएगा कि ही इज़ गुड, ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें होता है, लेकिन इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। यानी कि मेन वर्ब एक एक्शन वर्ब होती है जो डूइंग और हैपनिंग हो सकती है। जहाँ मेन वर्ब नहीं होगी वहाँ एक्शन कहाँ से होगा, जहाँ एक्शन नहीं होगा वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये गुड क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि यदि गुड को मैं हाइड कर देता हूँ तो ही इज़ इनकम्प्लीट है, तो ही को पूरा करने के लिए, सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हमने क्या लिखा, गुड। तो गुड क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके, सब्जेक्ट पूरक जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन बनी हुई है। ये बी की फर्स्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, बी की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ बी की फॉर्म मेन होती है वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता स्टूडेंट्स, वहाँ कॉम्प्लीमेंट होता है, वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट बी की फॉर्म और उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो हमारे नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस होते हैं, ओके। उसी प्रकार से पास्ट का ही वॉज गुड, ये बी की सेकंड फॉर्म स्टूडेंट्स, बी का सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट एक सिंपल सेंटेंस जिसको आप बोलोगे। सिंपल सेंटेंस कह सकते हो, अफर्मेटिव बोल सकते हो, लेकिन अफर्मेटिव सिंपल में डिफरेंस होता है, उसको हम आगे क्लियर करेंगे। ही वॉज नॉट गुड, तो ये गुड क्या है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही कैसा है, गुड, गुड कौन है, ही। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट तब होगा जब यहाँ एक्शन वर्ब होगी। यानी कि बी की जो फॉर्म होती है उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। बी की फॉर्म बताती है स्टेट और आइडेंटिटी, यानी कि पहचान और स्थिति। ही वॉज गुड, वह अच्छा था, अच्छा होना उसकी क्या है, पहचान, राइट। तो बी की फॉर्म सिर्फ दो ही बातें बताती है, सब्जेक्ट के बारे में, उसकी पहचान और उसकी स्थिति, ओके। तो अच्छा होना उसकी पहचान थी, अब नहीं है वो अच्छा। उसी प्रकार से फ्यूचर है, ही विल बी गुड, वह अच्छा होगा। तो विल एक हेल्पिंग वर्ब है, बी जो है अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही कैसा होगा, अच्छा, अच्छा कौन होगा, ही, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस हैं, ये आपके सिंपल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे सिर्फ, या पास्ट इंडेफिनिट के होंगे सिर्फ।
या फ्यूचर इंडेफिनिट के होंगे सिर्फ, जबकि जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी हो सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट भी, परफेक्ट कंटिन्यूस सभी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ अफर्मेटिव होंगे। ओके, इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरो भी, कंबाइंड भी, इसमें सिर्फ अफर्मेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, प्रोग्रेसिव प्लस नॉन प्रोग्रेसिव मिलकर स्टूडेंट्स 7 रूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 7 रूल्स। इन 7 रूल्स में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि 50% से अब वो आपके टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोग्रेसिव प्लस नॉन प्रोग्रेसिव मिलकर 7 रूल्स डिक्लेयर करते हैं। उन 7 रूल्स में आपके जो टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 ही टेंसेज होते हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट होता है हमारा इंटेंशन। इंटेंशन होता है स्टूडेंट्स इरादा, इच्छा होना। सेकंड होता है प्रोसेस। थर्ड होता है स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ टाइम। फोर्थ होता है हमारे पास कंप्लीशन। फिफ्थ होता है कंपल्शन, राइट, कंपल्शन। सिक्स्थ हमारे पास होता है स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं रूटीन। और सेवंथ होता है स्टूडेंट्स सिंपल। तो ये 7 जो रूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये प्रोग्रेसिव प्लस नॉन प्रोग्रेसिव से मिलकर बने हुए हैं। इनसे आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब जो प्रेजेंट टेंस स्टूडेंट्स, अब उसका इंटेंशन की बात की जाए तो सेंटेंस बनता है ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। आप सेंटेंस कोई भी बना सकते हो स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिएगा, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए। यानी कि यदि ये होता ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट तो वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, तो उसका इंटेंशन है, इरादा है। तो ये प्रेजेंट इंटेंशन हो गया। उसके बाद प्रोसेस की बात करते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सेंटेंस आप कोई बना सकते हो, वह क्रिकेट खेल रहा है, ये प्रोसेस है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस इसको बोलेंगे। उसके बाद प्रोसेस ऑफ टाइम, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ये प्रोसेस ऑफ टाइम हो गया स्टूडेंट्स, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद कंप्लीशन, कंप्लीशन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। उसके बाद कंपल्सन, कंपल्सन यानी कि फोर्स, ही हैज टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है। उसके बाद रूटीन, ही प्लेज क्रिकेट डेली, यहाँ एडव ऑफ टाइम है, यानी क्रिकेट कैसे खेलता है वो, कब खेलता है वो, हर रोज खेलता है। सिंपल, ही प्लेज क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, प्रेजेंट टेंस के अंदर में जितने भी टेंसेज आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो सभी के सभी टेंसेज के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। तो प्रेजेंट यदि इंडेफिनिट की मैं बात करूँ तो रूटीन देखिएगा, ही प्लेज क्रिकेट डेली, वह हर रोज़ क्रिकेट खेलता है। सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ऐसा लगता है। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है डेली, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, कब खेलता है क्रिकेट वो, डेली खेलता है। रूटीन, रूटीन की सेंस में यानी कि डेली वो खेलता है। सिंपल, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ओके, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद कंपल्सन देखिएगा स्टूडेंट्स, कंपल्सन एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको आमतौर पर टेंसेज में नहीं सिखाया जाता, लेकिन हमने यहाँ इसको कंप्लीट किया, कवर किया। ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है। हैज़ टू, हैव टू, यदि इस सेंटेंस की बात की जाए तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी माना जाता है, क्योंकि ही के बाद हैज़ और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहीं आती है जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, ये एक एक्सटर्नल फोर्स स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, यानी कि बाहरी दबाव, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, किसी का दबाव है। कंप्लीशन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है।
प्रोसेस ऑफ टाइम यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। प्रोसेस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इंटेंशन यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है लेकिन इसमें इरादा दिखाया गया है, इच्छा दिखाई गई है। ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, यानी कि ही इज़ गोइंग यहाँ पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको टू इन्फिनेटिव बोला जाता है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट के अंदर यदि हम प्रोग्रेसिव प्लस नॉन प्रोग्रेसिव को मिला देते हैं तो 7 रूल्स बनते हैं, वो क्लियर हो गए। अगर हम पास्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो पास्ट में भी इंटेंशन, जैसे मैंने कहा कि ही वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेलने जा रहा था। प्रोसेस, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। प्रोसेस ऑफ टाइम, he had been playing cricket for 2 hours। उसके बाद completion, he had played cricket। compulsion, he had to play cricket। उसके बाद रूटीन, यानी कि he played cricket daily, यानी कि वो हर रोज क्रिकेट खेलता था। उसके बाद सिंपल, जिसके अंदर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं होती, उसको हम सिंपल कह रहे हैं यहाँ पर। he played क्रिकेट। देखिएगा स्टूडेंट्स, पास्ट के अंदर जितने भी टेंसेज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उन सभी के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। तो इनके 50% से ज़्यादा आपको टेंस यहाँ पर पढ़ा जाएगा। सेंटेंसेज के साथ साथ आप टेंसेज भी सीख रहे हो। तो इंटेंशन देखिए, ही वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ही वॉज गोइंग यानी कि ये एक पास्ट कंटिन्यूस है आपका, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। जहाँ टू इन्फिनिटिव होता है वहाँ इंटेंशन होता है, इरादा होता है, काम पूरा नहीं होता, काम होने वाला होता है। ही वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने जा रहा था, यानी कि क्रिकेट वो खेलने जा रहा था, उसका इरादा था क्रिकेट खेलने का। प्रोसेस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। प्रोसेस ऑफ टाइम की बात करें तो ये हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। कंप्लीशन की बात करें तो पास्ट परफेक्ट होता है, ही हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका था। कंपल्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ होता है फोर्स, जैसे कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, तो यहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स होता है, बाहरी दबाव। ही हैड टू प्ले क्रिकेट, हैड टू अगर बात की जाए टेंस की तो हैड ही के बाद सेकंड फॉर्म है, यानी कि हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैड, और हैड की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, हैड ही होती है। और एस फॉर्म क्या होती है, हैज, और आईएनजी फॉर्म क्या होती है, हैविंग। तो सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट माना जाता है। ही हैड टू प्ले क्रिकेट, और ये टू प्ले क्या है, टू इन्फिनिटिव, यानी कि उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में काम कर रहा है, दबाव है, उस पर बाहर का दबाव था, यानी कि आउटर फोर्स था, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था, अपनी इच्छा से नहीं खेलता था वो, उस पर दबाव था। रूटीन है पास्ट इंडेफिनिट, ही प्लेड क्रिकेट डेली, क्रिकेट कब खेलता था, वो हर रोज खेलता था, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। सिंपल, ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था। तो इस प्रकार से यदि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स फ्यूचर में भी इंटेंशन देखिएगा, he will be going to play cricket। प्रोसेस की बात करते हैं, he will be playing cricket। प्रोसेस ऑफ टाइम की बात करते हैं, he will have been playing cricket for 2 hours। कंप्लीशन की बात करते हैं, he will have played cricket। कंपल्शन की बात करते हैं, he will have to play cricket। रूटीन की बात करते हैं,
ही विल प्ले क्रिकेट डेली। सिंपल की बात करते हैं, ही विल प्ले क्रिकेट। देखिएगा स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंटेंशन, ही विल बी गोइंग टू प्ले क्रिकेट, विल बी गोइंग फ्यूचर कंटिन्यूस, टू प्ले यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव यानी कि वो क्रिकेट खेलने जा रहा होगा, इंटेंशन। प्रोसेस फ्यूचर कंटिन्यूस, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। प्रोसेस ऑफ टाइम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। कंप्लीशन यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका होगा। कंपल्शन यानी कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ही विल हैव टू प्ले क्रिकेट। देखिए विल क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट का। उसके बाद हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल और शैल के साथ कहाँ आती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ एक तरह से। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही विल हैव टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आउटर फोर्स है। प्रेजेंट में आपने पढ़ा एक्सटर्नल फोर्स, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है। पास्ट में आपने पढ़ा एक्सटर्नल फोर्स, ही हैड टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था। फ्यूचर में आप पढ़ रहे हो ही विल हैव टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, ये फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। रूटीन, ही विल प्ले क्रिकेट डेली, वह क्रिकेट कब खेलेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि हर रोज खेलेगा। सिंपल, ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा, इसमें कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से 7 रूल्स बनते हैं प्रोग्रेसिव प्लस नॉन प्रोग्रेसिव को मिलाने से। तो मैंने आपको स्पीडली ये बताया है क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस का टॉपिक, जिसमें मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स पर इसको आपको समझाया है, यानी कि प्रोग्रेसिव सेंटेंसेज और नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंसेज। तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं नेक्स्ट जो हम सेंटेंस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अभी हम सीखने वाले हैं सेंटेंसेस का जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, उस सेकंड पार्ट पर हम सेंटेंस को क्लासिफाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन उसका देखेंगे। सेकंड जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट्स सेंस और मीनिंग के बेस पर। सेंस और मीनिंग के बेस पर सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट रहेगा। ये जो आपने अभी पढ़ा है इसमें सेंटेंसेस के साथ साथ आपने टेंसेस कवर किया है, राइट। अभी जो हम सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट पर उसको हम क्लासिफाइड करने वाले हैं, वहाँ आप ओनली सेंटेंसेस सीखोगे, ओके। तो सेंस और मीनिंग के बेस पर सेंटेंसेस ओनली 5 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, ओके। देखिएगा, सेंस और मीनिंग, सेंस और मीनिंग के बेस पर। तो स्टूडेंट्स सेंस और मीनिंग के बेस पर सेंटेंसेस जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंसेस, यानी कि इसको आप डिक्लेरेटिव बोल सकते हो। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिनको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स विधि सूचक, या फिर आप उसको स्वीकारात्मक बोल सकते हो, या फिर उसको आप कथात्मक बोल सकते हो। तो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आप उनको बोल सकते हो, हिंदी में विधि सूचक होते हैं, स्वीकारात्मक होते हैं, कथात्मक होते हैं। तो ये सेंस और मीनिंग के बेस पर सेंटेंसेस की 5 टाइप्स होती है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टाइप आपको समझ आ गई। तो देखिए डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो सच सेंटेंसेस स्टेट ए फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया। तो स्टूडेंट्स इससे क्या समझ आया आपको कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया होता है, यानी कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स जहाँ पर कोई चीज़ यूनिवर्सल फैक्ट होता है, यानी कि सच्चाई होती है, फैक्ट तथ्य होता है। जहाँ खाली कोई बात विचार मात्र होती है, ओके, वहाँ कोई फैक्ट नहीं होता है। जहाँ एक इंसान का आइडिया होता है, अपने परसेप्शन होता है, ओपिनियन होता है, जहाँ कोई फैक्ट होता है, तो वो सभी प्रकार के जो भाव होते हैं वो हमारे किस सेंटेंस में आते हैं, असर्टिव सेंटेंस में आते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, दे कैन बी बोथ इन अफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो हमारे सेंटेंस जो होते हैं असर्टिव जिनको बोलते हैं हम, डिक्लेरेटिव बोलते हैं, वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं या फिर वो नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि दोनों ही हो सकते हैं। वो अफर्मेटिव सेंटेंस भी उनके अंदर आ सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं। लेकिन काफ़ी जगह ये माना जाता है कि असर्टिव सेंटेंस सिर्फ अफर्मेटिव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव दोनों ही हम असर्टिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब देखिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, ये एक फैक्ट है स्टूडेंट्स,
यानी कि महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ये तथ्य है, ये सच्चाई, ये फैक्ट है, इस बात को सभी जानते हैं। और जो चीज़ यूनिवर्सल फैक्ट होती है, जो यूनिवर्सल लेवल पर सच होती है, उसी को हम फैक्ट बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार की जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं वो असर्टिव होती हैं। जिसमें मैंने कहा राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। अब राम एक अच्छा विद्यार्थी है ये कोई फैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि राम मेरी साइट में, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा ओपिनियन है वो सभी का ओपिनियन हो। ये एक इंडिविजुअल, एक पर्सनल, एक ओपिनियन होता है, एक व्यक्तिगत ये विचार होता है। तो व्यक्तिगत चीज़ें कभी सार्वजनिक नहीं हो सकती, यानी कि वो फैक्ट नहीं हो सकती। तो ये ओपिनियन मात्र है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें ओपिनियन होता है, आइडिया होता है, या फिर एक फैक्ट इसकी बात आप कर सकते हो, यानी कि जो यूनिवर्सल सच्चाई होती है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, तो वो सभी सेंटेंसेस हमारे असर्टिव होते हैं, डिक्लेरेटिव होते हैं। अब मैंने कहा कि अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही प्लेज क्रिकेट, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस तो ये भी स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस ये भी स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ मैंने फैक्ट आपको भाव बताया है, यहाँ मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन बताया है तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ मैं आपको पर्सनली स्पेशली इंडिकेट कर रहा हूँ, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, कोई फैक्ट वाली बात नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसे लिखता हूँ ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस इस प्रकार के, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, जहाँ कोई फैक्ट की बात हो रही है, कोई पर्सनल ओपिनियन की बात हो रही है, आइडिया की बात हो रही है, वो सभी के सभी असर्टिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट जो टाइप है सेंटेंस की सेंस और मीनिंग के बेस पर। ओके, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उनका हिंदी होता है स्टूडेंट्स सकारात्मक, और जो नेगेटिव होता है निषेधात्मक। ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बता देना उचित होता है। ओके, अब देखते हैं सेकंड जो सेंटेंस हमारा होता है। ये फर्स्ट था, आपने पढ़ा। सेकंड देखिएगा, ये होता है स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, उनकी बात की जाए, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, उनमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन मार्क लगाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, राइट। यानी कि इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस के अंदर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो थ्री टाइप से होते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से बाहर लिखेंगे, या फिर हम मोडाल को सब्जेक्ट से बाहर यूज करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स हम डबल एच फैमिली को सब्जेक्ट से बाहर यूज करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन पुट होता है सेंटेंस के अंदर। जैसे मैंने कहा डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो। तो ये सेंटेंस, एक प्रश्न इसमें पूछा गया, क्या तुम खाना खाते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये अलग बात है, हम सेंटेंस की बात करें। तो इसमें क्या स्टार्टिंग में आया है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, तो स्टूडेंट्स यहाँ भी क्वेश्चन पुट किया गया, लेकिन यहाँ मोडल को बाहर निकाला गया। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तो स्टूडेंट्स यहाँ भी क्वेश्चन पुट किया गया है। अब देखिए यहाँ क्या पहले लगाएगा, हेल्पिंग यदि बाहर है सब्जेक्ट से तो क्या पहले लिखा जाएगा, और यदि हेल्पिंग उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग से पहले डब्ल्यू एच है तो क्या बीच में आएगा, पहले सब्जेक्ट होगा हिंदी में, फिर क्या होगा, राइट। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, मोडाल यूज़ करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, और डबल एच फैमिली को यूज़ करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड देखिएगा, यह हम यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स उनको बोलते हैं आज्ञार्थक। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स सच सेंटेंसेस are used to express advice
ऑर्डर, सजेशन, कमांड, एटसेट्रा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि सच सेंटेंसेज आर यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट, इस प्रकार की चीज़ें। यानी कि जिन सेंटेंसेस के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कमांड देते हैं, सुझाव देते हैं, सजेशन, एडवाइस होती है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस इम्पेरेटिव केस में आते हैं। ओके, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे कि आज्ञार्थक होते हैं, इनकी स्टार्टिंग या तो स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, या फिर डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, या फिर स्टूडेंट्स ये होती है ऑलवेज, नेवर, या फिर प्लीज से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, तो ऑलवेज स्टार्टिंग हो रही है, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें हम सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि प्लीज हेल्प मी, तो इस प्रकार से प्लीज से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो इम्पेरेटिव होता है। जैसे मैंने कहा कि गो देयर, वो की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है कि गो देयर, वहाँ जाओ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो वाक्य, वो सेंटेंसेस जहाँ पर हम ऑर्डर देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ओके, और देखिएगा एडवाइस और एडवाइस में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। एडवाइस एक नाउन के रूप में काम करता है, और जो एडवाइज होता है एक वर्ब होता है। एडवाइस सलाह होता है, एडवाइस सलाह देना होता है। ओके, अब देखिएगा फोर्थ सेंटेंस, राइट। फोर्थ सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है। अब डेफिनेशन की बात की जाए तो सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू express some sudden feeling और इमोशंस, यानी कि वो सेंटेंसेस स्टूडेंट्स जो सरप्राइज, जॉय, वंडर एंड यू कैन से दैट एक सोरो की सेंस एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि सम सडन फीलिंग्स और इमोशन ऑफ द माइंड, दिमाग के अंदर एकदम से एक सरप्राइजिंग जो है सेंस बनती है, एक वंडर की सेंस बनती है, एक सोरो की सेंस बनती है, यानी कि जॉय की सेंस बनती है। अचानक हम खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, अचानक हम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो जो हैरानी का जो भाव होता है, वो जो यानी कि एक वंडर का भाव होता है, एक दुख का भाव होता है, खुशी का भाव होता है, जो कि सडन होती है, दिमाग के अंदर सेंस बनती है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और लास्ट में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि अब सेंटेंस बना कि व्हाट ए ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, यानी देखिएगा वह कितनी सुंदर लड़की है। यानी कि किसी को देखकर हमने कहा, उसकी सुंदरता से हम काफ़ी हैरान हुए, काफ़ी सरप्राइज हुए कि वो कितनी सुंदर है। तो इस प्रकार से जो सरप्राइजिंग सेंस बनती है, अचानक से दिमाग के अंदर एक सरप्राइजिंग सेंस बनती है, अचानक से हम हैरान हो जाते हैं, तो वो सेंस जो होती है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में होती है। जैसे मैंने कहा कि व्हाट ए ब्रेव बॉय ही इज, कि वह कितना बहादुर लड़का है। यानी कि हम हैरान हो जाते हैं उस व्यक्ति के एक्शन को देखकर, उसके कार्य को देखकर हम काफ़ी सरप्राइज फील करते हैं, काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि वो कितना बहादुर लड़का है। अचानक से माइंड के अंदर जो सेंसेशन क्रिएट होती है, अचानक से हम उस चीज़ को फील करते हैं, एक इमोशन बनता है, सम सडन फीलिंग बनती हैं उसकी बहादुरी को देखकर, तो वो एक सरप्राइज है। तो इस प्रकार के सेंटेंस इसी में आते हैं। जैसे मैंने कहा कि व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, यानी कि ताज कितना सुंदर भवन है। यानी कि इस भवन को देखते ही काफ़ी वंडर फील होता है। ओके, जैसे कि अब जॉय की सेंस है, इसको आप हुर्रा बोल सकते हो, हुर्रे, दोनों ही सेंस सही है। जैसे मैंने कहा कि वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो यानी कि इसमें जो ये हुर्रा लिखा गया शब्द एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इनको हम इंटरजेक्शन सेंस वाले वर्ड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, खुशी की सेंस आ रही है कि हुर्रा वी हैव वन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं। एकदम से जो अचानक की खुशी होती है तो उसकी सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा एलस, ये दुख की सेंस में होता है कि आई हैव लॉस्ट माई वॉच, कि मैंने अपनी घड़ी खो दी है, कि अरे मैंने अपनी घड़ी खो दी। तो इस प्रकार की जो सेंस होती है जिसमें अचानक से दुख होता है किसी चीज़ के खोने का, या फिर अचानक से खुशी होती है किसी चीज़ को जीतने की,
या फिर अचानक से हैरानी होती है, जो चीज़ें सडन फीलिंग्स और इमोशन क्रिएट करती हैं, वो सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टूडेंट्स होते हैं। लास्ट का देखिएगा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम इच्छार्थक बोल सकते हैं या फिर इच्छा सूचक बोल सकते हैं। इन सेंटेंसेस में भी सिंबल एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है, लेकिन यहाँ अगर डेफिनेशन की बात करें तो सच सेंटेंसेज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर, यानी कि जिन वाक्यों में हम अपनी इच्छा और प्रार्थना को एक्सप्रेस करते हैं वो वाक्य जो होते हैं इच्छार्थक होते हैं, इच्छा सूचक होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मे यू ऑलवेज बी लकी, मे यू ऑलवेज बी लकी, कि आप भाग्यशाली हो, भाग्य आप पर मेहरबान हो। या फिर मैंने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप दीर्घायु हो। या फिर मैंने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, कि भगवान आपको एक पुत्र का वरदान दें। ओके, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम मे यूज़ करते हैं वहाँ विश दिखाई जाती है, जहाँ मे गॉड यूज़ करते हैं वहाँ पर प्रे दिखाई जाती है, लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स सेंस और मीनिंग के बेस पर हम सेंटेंस को क्लासीफाइड किया है। अब जो थर्ड जो पॉइंट हमारा बनेगा सेंटेंस को क्लासीफाई करने का, वो टेंस के बेस पर होता है। टेंस के बेस पर होता है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिएगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। स्टूडेंट्स तीनों टेंसेस के अंदर जो फोर पार्ट्स होते हैं, अब इन फोर पार्ट्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। वैसे स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो यानी कि 4 पार्ट्स प्रेजेंट के होते हैं, 4 पास्ट में होते हैं, 4 फ्यूचर में होते हैं। तो यानी कि अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की यदि बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स 5 सेंटेंस होते हैं। कितने सेंटेंस होते हैं? 5। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर बात की जाए तो वहाँ भी 5 सेंटेंसेस होते हैं, राइट। और यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वहाँ भी 5 सेंटेंसेस होते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में 4 सेंटेंसेस होते हैं। तो टोटल बन गए 19 सेंटेंसेस। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में 5 सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में भी 5 सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी 5 सेंटेंसेस होते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कितने होते हैं? 4 सेंटेंसेस होते हैं। टोटल 19 हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट में 4 सेंटेंसेस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में भी 4 सेंटेंसेस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी 4 सेंटेंसेस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स 5 सेंटेंसेस होते हैं, 5 सेंटेंसेस होते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है लास्ट, उसके अंदर 4 सेंटेंसेस होते हैं। तो टोटल कितने बने हमारे पास? 17 सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं हमारे पास 19 प्रेजेंट में होते हैं, 19 पास्ट में होते हैं, 17 हमारे फ्यूचर में होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 55 सेंटेंसेस बनते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी सेंटेंसेस को लिखना इतना आसान नहीं है। मैं आपको ऑर्डरली समझा देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव होता है, कंबाइंड होता है, फोर्स होता है। उसी प्रकार से जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है वहाँ भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव होता है, कंबाइंड होता है, फोर्स होता है। और यूँ ही हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कंबाइंड और फोर्स। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है वहाँ पर 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और कंबाइंड। तो उसी प्रकार से यहाँ होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस की मैं एक लाइटली जो ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ, देखिएगा आगे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात की जाए, मैंने कहा कि 5 सेंटेंसेस इसके अंदर होते हैं। तो पहला होता है स्टूडेंट्स अफर्मेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव, थर्ड होता है इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, नेक्स्ट होता है कंबाइंड, उसके बाद होता है फोर्स। तो ये सेंटेंस देखिएगा, ही प्लेज
क्रिकेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है ही प्लेज क्रिकेट। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि मैंने ही के साथ एस एस क्यों यूज़ किया है या आई यूज़ क्यों नहीं किया है, वो मैं जब टेंस का टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूँगा तब वहाँ वो जो डीपली से वो चीज़ें सभी मेंशन की जाएंगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ही प्लेज क्रिकेट, नेगेटिव क्या बन जाएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये डज क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि ही सीट के साथ डज नॉट और आई वी यू दे के साथ डू नॉट, ये टेंस के टॉपिक में बताया जाएगा। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो डज ही प्ले क्रिकेट। कंबाइंड की बात की जाए तो स्टूडेंट्स डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। यानी कंबाइंड उसको बोलते हैं जहां क्वेश्चन भी पूछा जाए और नोट भी लगाया जाए। फोर्स देखिएगा, ही डज प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंसेस बहुत कम सिखाया जाता है स्टूडेंट्स। ये फोर्स होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फोर्स होता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट सीधे जस्ट बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसका हिंदी बनता है कि वह क्रिकेट खेलता तो है, यानी कि तो है की सेंस बनती है यहाँ पर। ओके, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है स्टूडेंट्स। कौन सा फोर्स होता है ये, एक्सटर्नल फोर्सेस को आप बोल सकते हो। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कंबाइंड भी वैसे होता है। फोर्स की मैं बात कर लेता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस का फोर्स मैं आपको बता देता हूँ, ही इज टू प्ले क्रिकेट, यानी कि इज टू, एम टू, आर टू हम यूज़ कर सकते हैं, आई के साथ एम और यू वी दे के साथ आर। अब देखिए इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वैसे तो इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद टू इन्फिनिटिव है। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम करता है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस का फोर्स मानते हैं। ही इज टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना है, यानी कि इंटरनल फोर्स से, बाहर का कोई दबाव नहीं है। आई एम टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है। यू आर टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना है। यानी कि ये जो फोर्स है ये इंटरनल फोर्स होता है स्टूडेंट्स। ओके, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा आपने वो आउटर फोर्स था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये कौन सा है, इंटरनल फोर्स है। उसी प्रकार से परफेक्ट की बात होती है। परफेक्ट में भी अफर्मेटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, इंटेरोगेटिव बनता है, कंबाइंड बनता है। लेकिन फोर्स की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट जो परफेक्ट का जो फोर्स स्टूडेंट्स वो मैं बता देता हूँ आपको, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, यानी कि उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है। अगर बात की जाए तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ही के बाद हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ये क्या है आपका, इन्फिनिटिव है। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट का हम फोर्स मानते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स स्टूडेंट्स, यानी कि उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है। ओके, ही के साथ हैज़ और आई वी यू दे के साथ हैव यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वहाँ पर कोई फोर्स नहीं होता है, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कंबाइंड फॉर्म बनते हैं। पास्ट की बात की जाए स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए तो उसके अंदर भी अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, कंबाइंड होता है। लेकिन फोर्स जो होता है उसका, फोर्स की हम बात कर लेते हैं, वहाँ होता है आई डिड प्ले क्रिकेट, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर उसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट में यूज़ करते हैं। यानी कि इसकी हिंदी क्या बनेगी, मैं क्रिकेट खेलता तो था, यानी कि तो था कि यहाँ सेंस बनती है। ये होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स में काउंट होता है स्टूडेंट्स। अब पास्ट जो कंटिन्यूस है वहाँ भी ऐसे बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, कंबाइंड होता है। जो फोर्स होता है आपका पास्ट कंटिन्यूस का जो फोर्स होता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। आई वॉज टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मुझे क्रिकेट खेलना था। तो वॉज के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वैसे इसको पास्ट इंडेफिनिट में काउंट किया जाता है, लेकिन इसको पास्ट कंटिन्यूस का हम फोर्स मानते हैं। ये किस प्रकार का फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है। जैसे कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा है आई एम टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस में होता है आई वॉज टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना था। ओके, तो आई के साथ वॉज और आप यूज़ कर सकते हो कि यू वी दे के साथ वर। ऑलराइट, तो उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट की यदि बात की जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, कंबाइंड होता है। फोर्स की अगर बात की जाए तो फोर्स की हम बात कर लेते हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा कि ही हैड टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था। अब हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट में काउंट होता है, लेकिन इसको पास्ट परफेक्ट का हम एक्सटर्नल फोर्स मानते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स होता है स्टूडेंट्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म टू इन्फिनिटिव, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई फोर्स नहीं होता है। उसके बाद फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर
इंडेफिनेट में अफर्मेटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, इंटेरोगेटिव बनता है, कंबाइंड बनता है, खाली 4 सेंटेंसेस बनते हैं। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस की बात की जाए तो अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, कंबाइंड होता है, 4 सेंटेंसेस बनते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो वहाँ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कंबाइंड और फोर्स 5 सेंटेंसेस बनते हैं। फोर्स की बात कर लेते हैं। ही विल हैव टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। विल एक हेल्पिंग वर्ब है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस प्ले यानी कि इन्फिनिटिव हो गया, टू इन्फिनिटिव, उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। वैसे ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में काउंट होता है क्योंकि विल शेल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हैज़ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में आती है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनिटिव हो गया, लेकिन इसको हम फ्यूचर परफेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स मानते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को हम मानते हैं, उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में स्टूडेंट्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कंबाइंड खाली 4 सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने जो पढ़ा ये टेंस के बेस पर सेंटेंसेस, यानी कि प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यही 4 पार्ट्स पास्ट में होते हैं, यही 4 पार्ट्स फ्यूचर में होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है स्टूडेंट्स, उसमें सेंटेंसेस बनते हैं 5, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी 5 बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी 5 बनते हैं, तो इज इक्वल टू हो गए 15। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनते हैं 4, तो लास्ट में बने कितने 19। ओके, उसी प्रकार से 19 सेंटेंसेस बनते हैं पास्ट में, 38 हो गया। उसी प्रकार से अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के इंडेफिनिट में बनते हैं 4, फ्यूचर के कंटिन्यूस में भी 4 बनते हैं, फ्यूचर के परफेक्ट में 5 बनते हैं फोर्स के साथ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में फिर से 4 बनते हैं, तो वहाँ 17 हो गए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। तो हमारे जो प्रेजेंट में बने 19, पास्ट में बने 19 और फ्यूचर में बने 17, इज इक्वल टू कितना होगा 55 सेंटेंसेस हमारे बनते हैं। ओके, अब हम सेंटेंस को क्लाउज के बेस पर डिवाइड करते हैं। राइट, देखिएगा आगे। तो स्टूडेंट्स क्लाउज के बेस पर जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। स्टूडेंट्स क्लाउज का हिंदी होता है वैसे वाक्यांश, राइट। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्टूडेंट्स कि हम यहाँ सेंटेंस पर डिस्कस करें तो क्लाउज को हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हम ये देखना है कि क्लाउज के बेस पर कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला होता है हमारा सिंपल, सिंपल सेंटेंस को हम सिंपल क्लाउज बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है यानी कि जिसको आप मेन वर्ब बोलते हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसको हम सिंपल क्लाउज बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। सेकंड होता है कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस होता है। थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स। लास्ट होता है मिक्स्ड, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि मोर देन वन सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस से ज़्यादा होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में एक सेंटेंस से ज़्यादा होते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज होता है प्लस हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, राइट। और जो मिक्स्ड होता है वहाँ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये क्लाउज का जो टॉपिक होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इसको हम बाद में आपको समझाएंगे। हमारा जो टारगेट है, जो फोकस है वो सेंटेंस पर है। तो हमें यहाँ समझना ये है कि क्लाउज के बेस पर सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। क्लाउज को हम वाक्यांश बोलते हैं, लेकिन क्लाउज हमेशा अपना कंप्लीट मीनिंग करने के लिए सेंटेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए सिंपल जो सेंटेंस होता है उसको हम सिंपल क्लाउज बोलते हैं, लेकिन सिंपल उसको हम क्लाउज वैसे एक्चुअली में बोल नहीं सकते, क्योंकि क्लाउज क्या होता है, क्लाउज एक ऐसा वाक्य होता है, एक ऐसा अधूरा वाक्य होता है जो अपना पूरा मीनिंग करने के लिए, पूरा सेंस कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, दूसरा सेंटेंस कोऑर्डिनेट होता है, वो इस पर डिपेंड करता है। हालांकि प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज दोनों ही सेल्फ स्टैंड होते हैं, फिर भी प्रिंसिपल क्लाउज को पहले लिखते हैं जो मेन सेंटेंस होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लाउज। जहां 2 सेंटेंस मिलते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज, वो बनता है कंपाउंड सेंटेंस। और जहाँ प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज मिलते हैं, देखिए प्रिंसिपल तो सेल्फ स्टैंड होता है, इसका अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, खुद का मीनिंग होता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है इसका अपना खुद का कोई मीनिंग होता नहीं है खास तौर पर, ये अपना पूरा मीनिंग बनाने के लिए डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्लाउज पर, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। और जहाँ प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज तीनों मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम क्लाउज के बेस पर मान सकते हैं कि 4 सेंटेंसेस हमारे होते हैं, राइट। अब देखिए लास्ट में हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सिंपल सेंटेंसेस एंड
अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन पर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जहाँ सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। बी की कोई फॉर्म हो सकती है, बी की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, बी की सेकंड फॉर्म हो सकती है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। और जहाँ पर सब्जेक्ट और कोई एक्शन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वहाँ पर मेन वर्ब नहीं होती। अगर मेन वर्ब होती है, अगर मेन वर्ब स्टूडेंट्स वहाँ पर होती भी है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। ओके, जैसे मैंने कहा कि ही इज गुड, या ही इज नाइस, या ही इज ब्रेव, ये सभी के सभी क्या है, सिंपल सेंटेंसेस हैं। इनमें सब्जेक्ट तो है लेकिन इज यहाँ बी की फर्स्ट फॉर्म है, और जहाँ बी की फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ क्या होगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। गुड एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट तब होता जब यहाँ एक्शन वर्ब होती, तो वह अच्छा है। इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने ही को कंप्लीट किया। यदि मैं गुड को हाइड कर देता हूँ तो ही अधूरा है, ही इज वह क्या है, कुछ नहीं है, राइट। तो ही इज गुड, गुड कौन है, वह क्या है, गुड। तो ये सब्जेक्ट का पूरक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में स्टूडेंट्स एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है और प्रोनाउन आ सकता है। तो देखिएगा, अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो आप यही बना सकते हो कि ही प्लेज टेनिस। यहाँ सब्जेक्ट है, एक्शन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, आपकी जो एक्शन जो है वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सभी के सभी क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ये आपका नेगेटिव हो सकता है, ही इज नॉट गुड, राइट। या फिर इसको आप इंटरोगेटिव बना सकते हो, इज ही गुड, या फिर इसको कमेंट बना सकते हो, इज ही नॉट गुड, राइट। तो ये सिंपल सेंटेंस स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस ही इज गुड है। अब सिंपल सेंटेंस का आपने नेगेटिव बना दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया और कंबाइंड बना दिया। यहाँ सब्जेक्ट होगा, एक्शन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट होगा, बी की फॉर्म होगी, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। थर्ड फॉर्म कैसे, जैसे मैंने कहा कि ही इज टायर्ड। अब ही इज टायर्ड, आपको लगता है कि ये पैसिव वॉइस, लेकिन पैसिव वॉइस के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इस जो आपका ऑब्जेक्ट है, माना मैंने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ओके, इसमें नहीं है। तो इसमें देखिएगा, अब ये पैसिव वॉइस नहीं है, तो ही इज टायर्ड, ये एक आपका सिंपल सेंटेंस है स्टूडेंट्स। ओके, लग रहा है आपको पैसिव वॉइस है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ये वर्ब यहाँ पर, वह क्या है, थका हुआ है। थका हुआ कौन है, वह। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को। तो ये एडजेक्टिवली वर्क कर रहा है। ओके, तो या तो वहाँ पर वर्ब होती नहीं है, सिर्फ बी की फॉर्म होगी, या अगर वर्ब है तो थर्ड फॉर्म में होगी, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे मैंने कहा विंडो इज ब्रोकन, विंडो टूटी हुई है। विंडो कैसी है, टूटी हुई है। टूटी हुई क्या है, विंडो। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये वो जो वर्ब आपको दिख रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ मेन वर्ब क्या है, आपका बी का फर्स्ट फॉर्म। ये ब्रोकन क्या है, आपका एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। ये विंडो की सिस्टम बता रहा है, विंडो क्वालिफाई कर रहा है, विंडो कैसी है, टूटी हुई है। तो ये सिंपल हमारा सेंटेंस है। ओके, अब देखिए, इस वजह से मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। तो एडजेक्टिव आपने पढ़ा गुड है। प्रोनाउन की बात की जाए तो मैंने कहा राम इज ही। राम इज ही यानी कि राम वह है। तो ये जो इज के बाद मैंने ही लिखा है, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सर यहाँ ही माना चाहिए। हिम तो तब आएगा स्टूडेंट जब ये ऑब्जेक्ट होगा। इज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सब्जेक्ट को अगर पूरा करने वाला कोई है तो वो सब्जेक्ट की फॉर्म में ही होगा। तो राम इज ही, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं लिखूं ही इज राम, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, राम, वह राम है, वह जो लड़का खड़ा है वो राम है। तो ये राम जो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है। ओके, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कौन सा पार्ट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कौन सा पार्ट है, ये प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो इस प्रकार से हम ये पढ़ सकते हैं सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वहाँ वर्ब की फॉर्म नहीं होती है, एक्शन वर्ब नहीं होती है, राइट। वहाँ बी की फॉर्म होती है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और यदि वर्ब होती भी तो थर्ड फॉर्म में होती है। थर्ड फॉर्म में अगर वो वहाँ पर है तो एडजेक्टिव काम कर रही है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक था सेंटेंस का काफ़ी एक्सटेंडेड था, काफ़ी एक्सपेंडेड था स्टूडेंट्स। ओके, काफ़ी वास्ट टॉपिक था ये, और मैंने सेंटेंसेस को हर प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की है।
यानी कि प्रोग्रेसिव प्लस नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस आपको समझाए हैं। उसके बाद मैंने आपको उसको अलग से क्लासिफिकेशन किया सेंटेंसेस का, यानी कि सेंस और मीनिंग के बेस पर, फिर टेंस के बेस पर क्लासिफाइड किया है, क्लाउज के बेस पर कितने सेंटेंस होते हैं वो मैंने बताया आपको, लास्ट में सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है वो बताया है। फिर भी स्टूडेंट्स कोई डाउट रह गया है, इतने लंबे चौड़े टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करना राइट काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, तो कोई चीज़ रह गई है, कोई डाउट रह गया है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। काफ़ी स्पीडली मैंने काम किया है, कोई आपको राइटिंग में कोई समझने में प्रॉब्लम रही है ओके तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में टेंस के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।